हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट द गैमेटोजेनेसिस। तो स्टार्ट करते हैं सीधे। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि गैमेटोजेनेसिस ह्यूमंस में किस तरीके से होती है। और गैमेटोजेनेसिस का जो मेन डेफिनेशन है वो हम ये बोलते हैं कि भाई गैमीट का फॉर्मेशन है। क्या है? गैमीट फॉर्मेशन। तो मतलब अगर हम सिंपल सा कह रहे हैं गैमीट फॉर्मेशन मतलब स्पर्म का बनना या ओवम का बनना, वो क्या होता है? बेसिकली गैमीटोजेनेसिस होता है। ठीक है। तो अगर गैमीट का बनना ही गैमीटोजेनेसिस है तो ह्यूमंस में तो दो गैमीट्स बनते हैं, एक बनता है स्पर्म और एक बनता है ओवम। तो भाई आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। फिर एक तो स्पर्म बनता है या ओवम या एग जिसको हम बोलते हैं, तो दोनों के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? हम गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है। तो अब हमने क्या करा है? स्पेशली स्पेशली यहाँ पे हमने स्पर्म के फॉर्मेशन को और ओवम के फॉर्मेशन को अलग अलग टर्म्स से डिफाइन करा है। तो हम अलग अलग टर्म्स से कैसे डिफाइन करते हैं? स्पर्म के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं स्पर्मैटोजेनेसिस। स्पर्मैटोजेनेसिस। और ओवम को, क्योंकि हम ओवा भी बोलते हैं या ओवम ओवा भी बोलते हैं, दैट्स वाई oogenesis इसका नाम है। तो अगर हम स्पर्म के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस काउंट होगा। और अगर हम ओवम के जनरेशन के डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो वो oogenesis में आएगा। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे और उसके हार्मोनल रेगुलेशन को भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन कौन से हार्मोन्स क्या क्या रोल प्ले करते हैं। एट लास्ट उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे oogenesis के बारे में। तो अब इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड। ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड हमें एक थोड़ी सी चीज पता होनी चाहिए पहले से ही। और वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है और एक जर्मिनल एपिथेलियम क्या होती है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है उसकी जो इनर लाइनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। राइट। इसमें से स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। वो पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है उसके बारे में तो प्रीवियस वीडियोस आप देख लीजिए एक बार, क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को 1.25x पे आप देख सकते हैं अगर आपको स्लो लगे तो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो है मेल्स पे, ह्यूमन मेल्स पे, इट इज टेस्टिस। टेस्टिस इन द मेल्स एंड ओवरीज इन द फीमेल्स, क्योंकि वो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि स्पर्म और ओवम प्रोड्यूस करते हैं ना, रेस्पेक्टिवली, बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस जो एक प्रोसेस है वो स्पर्म प्रोडक्शन का नहीं है, वो बेसिकली स्पर्म और ओवम गैमीट के प्रोडक्शन का है। अगर आप फ्लावर में भी गैमेटोजेनेसिस की बात करते हो तो फ्लावर में भी गैमीट का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पे हम गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे। अब गैमेटोजेनेसिस एक जनरल टर्म है, उसको स्पेशलाइज करने के लिए हम यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस को डिफाइन करेंगे। कि हम लिखेंगे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, प्रोड्यूस करता है स्पर्म को बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के फॉर्मेशन को। दैट बिगिंस एट द प्यूबर्टी। तो वो प्यूबर्टी के टाइम पर बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर ये स्पर्मेटोगोनिया और इमेच्योर जो जर्म सेल के बारे में बताया गया उसके बारे में समझ लेते हैं। ये जो लेयर है हमारी यहाँ पे, ये जो वाली जो लेयर है, इसको हम बोलते हैं मेल जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर, या फिर आप इसको जर्मिनल एपिथेलियम भी बोल सकते हो, या फिर स्पर्मेटोगोनियम की जो एक लेयर है, एक लेयर बोल सकते हैं कि स्पर्म मदर सेल, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन स्पर्म मदर सेल जनरली एक टर्म, वैलिड टर्म नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे लिखा आ गया तो बात इसका इसका मीनिंग सेम है। हम इसको मेल जर्म एपिथेलियम या फिर मेल जर्मिनल लेयर बोलते हैं मेनली। ठीक है। अब इन जर्मिनल, ये एक लेयर है, मतलब ये एक स्ट्रक्चर के अंदर एम्बेडेड एक लेयर है ना। तो अभी लेयर तो कहीं नहीं जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि वो लेयर जो है, ये वाली जो हमने कहा मेल जर्मिनल लेयर जो है, इसमें से सेल्स डिवाइड मतलब होते रहेंगे और डिवाइड होके सेल्स इसमें से निकलते रहेंगे, जिन सेल्स का बेसिकली नाम है स्पर्मेटोगोनियम। तो स्पर्मेटोगोनियम एक सेल है जो कि मेल जर्मिनल लेयर से निकला है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम निकलेंगे। तो स्पर्मेटोगोनियम एक सेल है जो कि मेल जर्म सेल से, मेल जर्म लेयर से निकला है। ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनियम या फिर प्लूरल हो गया स्पर्मेटोगोनिया, बात एक ही है। तो स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनिया
present on the inside wall of the seminiferous tubule multiply by mitotic division and increase in number। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जैसे कि मैंने आपको बताया था उसके अंदर की एक लेयर होती है, उसके अंदर मेल जर्मिनल एपिथेलियम होती है, वो लेयर का नाम। तो लेयर तो है मेल जर्मिनल एपिथेलियम। अगर मैं लेयर की बात करूं तो लेयर तो हो गई मेल जर्मिनल एपिथेलियम, इसमें से टूट के आएंगे आपके स्पर्मेटोगोनिया, ये हो गए स्पर्मेटोगोनिया या फिर स्पर्मेटोगोनियम अगर एक सेल है। अब ये कह रहे हैं कि भाई इस स्पर्मेटोगोनियम, ये जो सेल है इसको हम स्पर्मेटोगोनियम बोल रहे हैं, इसमें माइटोटिक डिविजन्स होकर ये अपना नंबर बढ़ा सकता है। अब इसको अगर नंबर बढ़ाने हैं अपने, कि भाई हमें क्योंकि स्पर्म प्रोड्यूस करने हैं, तो स्पर्म अगर हमें बहुत सारे प्रोड्यूस करने हैं, ये माइटोसिस यहाँ पे कर सकता है। तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये माइटोसिस कर सकता है अपने नंबर बढ़ाने के। ठीक है, हमने इतनी सी बात कही है कि इट मे इंक्रीज इट्स नंबर बाय द माइटोटिक डिविजन्स। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अब एक स्पर्मेटोगोनियम जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। देखियो अभी 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 भी हमने कहीं मियोसिस की बात ही नहीं करी है ना। हमने तो ये कहा है कि हम स्पर्म बनाएंगे, अभी बनाया नहीं। और अभी हमने कहा कि स्पर्म बनाने से पहले वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए माइटोसिस का यूज कर रहा है। तो मियोसिस कहाँ होगी, हमने पढ़ा जो लोअर क्लास में पढ़ा है कि मियोसिस होती है गैमीट बनाने के लिए, वो भी आएगी। अभी हमने इतना पढ़ा है कि एक स्पर्मेटोगोनियम अपने नंबर बढ़ाने के लिए माइटोसिस यूज करता है, और स्पर्मेटोगोनियम जो होता है वो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, और उसके अंदर 46 यानी कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स। अब ये कहना चाह रहे हैं उसमें से कुछ स्पर्मेटोगोनियम, मतलब कि आप एज्यूम कर सकते हो ये वाला स्पर्मेटोगोनियम अब ये आगे जाके डिवाइड करेगा। ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, मतलब इसमें से स्पर्म बनना है। तो एक्चुअली में जिसमें से स्पर्म बनना है तो हम क्या करेंगे, कलर हम ब्लैक ले लेते हैं। ओके, तो ये वाला जो है ये वाला डिवाइड करेगा, तो इसका नाम हमने रख दिया अलग से कि भाई हम इसको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब हम इसका थोड़ा संधि विच्छेद कर लेते हैं। प्राइमरी का मतलब पहले वाला जो पहले बनेगा, स्पर्मेटो मतलब स्पर्म, साइट मतलब सेल। तो सबसे पहला एक सेल जो कि स्पर्म बनाने के प्रोसेस में सबसे पहला जो सेल होता है हम उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अच्छा, अभी हमने क्या मियोसिस के बारे में पढ़ा, नहीं पढ़ा। तो इसका मतलब इसके क्रोमोसोम नंबर अभी भी कितने हैं, 46 है। और यहाँ पर ये यही बात बोल रहे हैं, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियोडिकली, कभी कभार वो और रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे वो क्या करते रहते हैं, मियोसिस उनके अंदर होती रहती है, मतलब इसके अंदर मियोसिस हो सकती है। ठीक है, a primary spermatocyte completes the first meiotic division, reductional division इसको हम बोलते हैं, leading to formation of two equal haploid cells called secondary spermatocyte। यही कहना चाह रहे हैं कि भाई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपने बता दिया कि ठीक है, कुछ जो हमारे ये स्पर्मेटोसाइट्स थे, आप उसको जो हमारे स्पर्मेटोगोनिया थे आपने उसको भाई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोल दिया। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि भाई जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था ना, ये डिवाइड तो करेगा ऐसे करके, है ना। हमने मियोसिस के बारे में सॉरी 11th क्लास में पढ़ा है। तो हमने ऐसे पढ़ा, राइट, चार बनेंगे। तो ये एक सेल था, एक दो में डिवाइड होगा और फिर दो चार में डिवाइड होगी। तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 46 थे, और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि मियोसिस फर्स्ट होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे, 23। अगर आपको मियोसिस माइटोसिस के बारे में नहीं पता है, आप एक बार पिछला जो आपकी क्लास है 11th क्लास उसको एक बार स्टडी कर लीजिएगा तो पता लग जाएगा। तो मियोसिस वन के एंड के बाद, मियोसिस वन के एंड के बाद हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स वाले सेल्स आते हैं, मतलब यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए, हाफ हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। ये मियोसिस का पार्ट है, ये गैमेटोजेनेसिस का पार्ट नहीं, ये मियोसिस चल रही है। मियोसिस में ऐसा होता है। ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये तो जो था ये वाला सेल, इसको तो आपने बोला था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो सेल बने ये हो गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो कैसे होंगे, इक्वल, दो इक्वल बनते हैं सेल्स, हैप्लॉइड सेल्स हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स ईच। हैप्लॉइड का मतलब 23 क्रोमोसोम्स ही हो गया, है ना। 23 क्रोमोसोम्स है जो कि हमने पढ़ा भी है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। ठीक है, अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बारे में बात करते हैं कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से डिवीजन होगा, जो कि हम अभी देख रहे हैं। यहाँ पर हमने कहा कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो ये वाला बना है, इसके अंदर फिर एक डिवीजन होगा, बिल्कुल सही। लेकिन अब जो ये वाला बना है ना पार्ट, इसको हम अब
टर्शरी स्पर्मेटोसाइट नहीं बोलेंगे, नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। हमने इसको एक अलग से नाम दिया कि हम भाई इसको बोलेंगे स्पर्मेटिड, बोलेंगे स्पर्मेटिड। तो हमारे पास कितने स्पर्मेटिड है? 1, 2, 4, 4 स्पर्मेटिड, ठीक है? वी हैव 4 स्पर्मेटिड। तो यहाँ पे वही लाइन लिखी हुई है, द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकंड मेयोटिक डिवीजन, जिसमें सेकंड मेयोटिक डिवीजन है, टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। तो इसमें एक बार फिर से हैप्लॉइड बनते हैं बट स्पर्मेटिड्स बनते हैं, सिर्फ 4 बनेंगे, ये कहना चाह रहे हैं। what would be the chromosome number in each spermatid? वो हमें ऑलरेडी पता है 23, क्योंकि हैप्लॉइड। अब यहाँ पर स्ट्रक्चरल बात समझ में आए, हम उससे पहले एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये कभी कभी हमारे उसमें आ जाता है, हमारे पर्टिकुलरली हमारे क्वेश्चंस में आ जाता है। तो हम एक ब्लैक स्क्रीन लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं हमने क्या पढ़ा है। हम ब्लैक स्क्रीन, तो हमने अभी तक ये पढ़ा है कि भाई एक होता है हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम, वो डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में, और यहाँ पर जैसे ही वो डिवाइड करेगा फिर वो फर्दर डिवाइड करेगा, है ना? हमें अल्टीमेटली 4 बनाने हैं, 4 ही बनेंगे, तो 4 सेल्स बन गए। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई ये वाला जो सेल है, ये वाला, ये तो है हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अच्छा, अगर इसमें डिवीजन नहीं हो रहा, मान लो कोई स्पर्मेटोगोनियम है उसमें डिवीजन नहीं हो रहा, तो वो स्पर्मेटोगोनियम है। लेकिन अगर उस स्पर्मेटोगोनियम में डिवीजन स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब वो, उसको हमने बोल दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, उसमें डिवीजन नहीं हो रहा, वो टेम्परेरीली ऐसी पड़ा है, तो उसको स्पर्मेटोसाइट बोल देंगे। लेकिन जब वो डिवीजन करना स्टार्ट करेगा, हम उसको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? 46 क्रोमोसोम। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ मियोसिस फर्स्ट, तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर कितने हुए? 23 और 33, और यहाँ पर कितने हैं? अब ये वाला जो सेल है, हम इसको बोल रहे हैं क्या? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? 23। तो ऑब्वियसली प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट है वो कैसा है? डिप्लॉयड है। और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो कैसा है बेटा? ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, ये वाला तो हम कह रहे हैं सेकेंड मियोटिक डिवीजन, उसमें जो ये सेल्स बनेंगे हमारे, इनके पास भी 23 23 23 ये क्रोमोसोम नंबर होंगे, और इसमें से हर एक सेल को हमने स्पेशल नाम दिया है, जिसका नाम है स्पर्मेटिड। क्या नाम है? स्पर्मेटिड। ठीक है, यहाँ तक अपने बात करिए। तो स्पर्मेटिड, यहाँ पे भी लिख लेते हैं, स्पर्मेटिड के कितने क्रोमोसोम नंबर है? 23 क्रोमोसोम नंबर है। तो इसका मतलब ये भी कैसा हो गया? एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये भी एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। क्या टर्म्स पढ़ेंगे देखते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई स्पर्मेटिड, अब ना मतलब स्पर्मेटिड जो होता है वो इमोटाइल होता है। क्या होता है? इमोटाइल होता है। इमोटाइल मतलब कि मूव नहीं करता, तो क्योंकि ये तो जस्ट अभी एक सेल बना है। अब होता क्या है कि हमें स्पर्मेटिड को किस में कन्वर्ट करना है? स्पर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं स्पर्मेटोजोआ में। ये स्पर्मेटोजोआ क्या होता है? देखो, जोआ वर्ड लग गया, इसका मतलब वो मूवेबल है। आपने पढ़ा होगा जू स्पोर्ट्स। जू स्पोर्ट्स मोटाइल स्पोर्ट्स, याद है 11th क्लास का? जू स्पोर्ट्स मोटाइल स्पोर्ट्स। तो जू का मतलब क्या होता है? Z जू का मतलब होता है मोटाइल। अगर बायोलॉजी में हम कहीं पे टर्म्स में यूज कर रहे हैं तो जू का मतलब मोबाइल है, मतलब मोटाइल, सॉरी मोटाइल, मूवेबल। तो ये है मोटाइल। या तो ये इमोटाइल से मोटाइल कैसे बन गया? इसके अंदर टेल आ गई। इसके अंदर क्या हुआ है? टेल ऐड हो गई है। अब टेल एडिशन कोई एक अलग से फीचर तो भाई समझ में आता नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि इसके अंदर ना डिफरेंशिएशन हुआ है। क्या हुआ है बेटा? डिफरेंशिएशन। अब इस डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को हमने एक
टर्म दिया है, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या नाम दिया है? स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मैटोजेनेसिस था पूरा स्पर्म का फॉर्मेशन, यहां से लेकर के पूरा यहां तक का फॉर्मेशन, वो तो स्पर्मैटोजेनेसिस है। या तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ स्पर्मैटोजेनेसिस, ये तो पूरा का पूरा स्पर्मैटोजेनेसिस है। इनफैक्ट आपको स्पर्मैटोजेनेसिस आप यहाँ तक इंक्लूड करेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि स्पर्मैटो पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, स्पर्मैटोजेनेसिस यहाँ तक का। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है, जो बनने के प्रोसेस है, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो हमने पढ़ लिया, एक तो ये हो गया स्पर्मियोजेनेसिस। अभी भी एक पार्ट रह गया, तो यहाँ तो एक सेल था, ठीक है, और आप कह रहे हो कि भाई यहाँ पर एक स्पर्म बन जाएगा, तो स्पर्म बनने के प्रोसेस में अभी भी देरी है। एक और छोटा सा प्रोसेस है, कौन सा? स्पर्मिएशन। एक प्रोसेस रह जाता है स्पर्मिएशन। इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि भाई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, ठीक है, वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से फिर स्पर्मेटिड बनेगा, ठीक है। स्पर्मेटिड से फिर स्पर्मेटोजोआ बनेगा, जो कि मोटाइल होता है, जिसके पास टेल भी आ गई, ठीक है। अच्छा, अब हमें कह रहे हैं कि जो स्पर्मेटोजोआ है, आपको इसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर भी निकालना पड़ेगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी तो ये आगे जाके जो डक्ट्स पाइप्स हैं उसमें जाके उसमें आगे जाएगा। तो इसके बाद जो प्रोसेस है, द रिलीज वाला जो प्रोसेस है, कि भाई ये इस जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो रिलीज होता है, उस रिलीज के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन बोलते हैं। इसका मतलब हमने तीन स्टेप्स पढ़ लिए यहाँ पे, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन। ठीक है, चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेट्स कम बैक। तो यहाँ पर हमने ये चीज पढ़ी है कि द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम स्पर्म्स बोलते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। वो जो मैंने आपको डिफरेंशिएशन का प्रोसेस बताया कि उसमें टेल ऐड हो जाएगी। देखिए, टेल ऐड हुई है तो इसका मतलब सेल के अंदर चेंज हुआ है ना, सेल डिवाइड नहीं करा, सेल के अंदर चेंज आया। तो सेल के अंदर जब चेंज आता है, किसी की भी अंदर अगर चेंज आता है, हम उसको डिफरेंशिएशन बोले, ठीक है। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, अब जब स्पर्मियोजेनेसिस हो गया, उसकी टेल आ गई है, द स्पर्म हेड बिकम्स एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स। इसका मतलब अभी समझेंगे। एंड आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो हमारा स्पर्मेटोजोआ बना है, ये जो है हमारे सर्टोली सेल्स जो होते हैं उसमें जाके अपना हेड एम्बेड कर लेगा, धसा लेगा। क्यों धसा लेगा भाई? फॉर द नरिशमेंट, नरिशमेंट एंड डिफरेंशिएशन। इसका प्रॉपरली मैच्योरेशन, डिफरेंशिएशन हो जाए, प्रॉपरली प्रॉपरली ये अपने स्ट्रक्चर और साइज में आ जाए, इसलिए ये सर्टोली सेल्स के पास जाता है, ठीक है। और सर्टोली सेल्स इसको नरिश करते हैं, इसको स्पर्मेटोजोआ को, ताकि ये आगे जाके फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर पाए, ठीक है। तो ये एम्बेड हो जाता है सर्टोली सेल्स में, और फिर फाइनली जब इसने नरिशमेंट ले लिया प्रॉपर, उसके बाद इसको रिलीज कर दिया जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर से, ये बाहर निकाल दिया जाता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है। तो अगर हमें स्टेप वाइज चीजों को पढ़ना है, तो एक और चीज, आप बस इसको सर्टोली सेल को यहाँ से हटा दीजिए, देन यू विल फाइंड स्पर्मेटोगोनियम से बनता है स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है सेकेंडरी, सेकेंडरी से बनता है स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से बनता है स्पर्मेटोजोआ। इट्स सिंपल। सीधे सीधे एनसीईआरटी में आपको एक पाथवे मिल जाता है, ठीक है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ये है हमारा हार्मोनल रेगुलेशन। ये बताता है कि जो स्पर्मेटिड्स जो बनते हैं, या स्पर्मियोजेनेसिस है, ये जो पूरा का पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है स्पर्म प्रोडक्शन का, उसमें कौन कौन से हॉर्मोन्स क्या रोल प्ले करते हैं, ये पैराग्राफ उसके बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट तभी होता है, स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की एज पे ही स्टार्ट होता है। प्यूबर्टी की एज पे ही क्यों स्टार्ट होता है, पहले क्यों नहीं स्टार्ट होता, उसके बारे में भी एक आंसर दिया गया है कि ड्यू टू द सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मैं यहाँ पर मतलब है एक अच्छा खासा अमाउंट,
इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब कि प्यूबर्टी के टाइम पे एक जीएनआरएच नाम का हार्मोन एक अच्छी क्वांटिटी में हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इस वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है, यही कहना चाह रहे हैं। और ऐसा जीएनआरएच की वैल्यू प्यूबर्टी के टाइम पे ही ज्यादा बढ़ती है, उससे पहले नहीं बढ़ती, तो इसलिए प्यूबर्टी से पहले स्पर्मेटोजेनेसिस होता भी नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं। दिस इफ यू रिकॉल इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। तो अगर आपको 11th क्लास का याद है, आपको ध्यान होगा कि ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है ये वाला हार्मोन। ठीक है, द इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ जीएनआरएच, जीएनआरएच का लेवल जैसे ही इंक्रीज हो जाता है, तो वो किस पे एक्ट करता है, वो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। अगर आपको ध्यान हो, पिट्यूटरी के दो पार्ट थे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, राइट। अभी एंटीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहे हैं, और एंटीरियर पिट्यूटरी पे ये वर्क करता है और स्टिमुलेट करता है क्या, रिलीज के भाई रिलीज होने चाहिए दो गोनाडोट्रोपिन, टू गोनाडोट्रोपिन, जो दो हॉर्मोन्स है वो रिलीज होने चाहिए। तो पहला वाला है एलएच, जिसकी फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दूसरा वाला है एफएसएच, जिसकी फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि भाई जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, जी, यहाँ पे समझ लेते हैं, जीएनआरएच ने सिग्नल दिया हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी ने कहा कि भाई मैं दो हार्मोन रिलीज कर देते हैं, ये सिग्नल आया है। तो सबसे पहले उसने हार्मोन रिलीज करा एलएच, दूसरा उसने हार्मोन रिलीज करा एफएसएच। तो ये दो हार्मोन्स रिलीज हो गए। ठीक है भाई, अब एलएच और एफएसएच करते क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो एलएच जो होता है वो एक्ट करता है लेडिक सेल्स पे, जो कि हमने पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, इंटरस्टिशियल सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, और इसी के अंदर हमने पढ़ा था इंटरस्टिशियल सेल्स के अंदर लेडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट है, ये जो इंटरस्टिशियल, ये वाले जो सेल्स हैं, ये इंटरस्टिशियल सेल्स है। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा था कि एंड्रोजन से क्रिएट करते हैं। तो ये एलएच जो है, एल से एलएच और एल से लेडिक सेल, तो ये लेडिक सेल्स पे एक्ट करेगा और उन सेल्स को स्टिमुलेट करता है, सिग्नल देता है कि भाई तुम्हें हम एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन को सिंथेसाइज करना है। ठीक है, एंड्रोजन जो कि एक हार्मोन्स की कैटेगरी है, इन टर्न स्टिमुलेट, एंड्रोजन फिर क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। तो हमें तो स्टार्टिंग में स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ानी थी, तो स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे बढ़ाई हमारी बॉडी ने, जीएनआरएच को रिलीज करा, उसने एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी ने एलएच को सिग्नल, एलएच निकाला, इसने जाके लेडिक सेल से कहा भाई ये काम होना है। अब लेडिक सेल ने क्या करा, एंड्रोजन रिलीज कर दिया, क्या रिलीज कर दिया, एंड्रोजन। इसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस इंक्रीज हो गई। ठीक, तो एफएसएच, अब बात करते हैं एफएसएच की। एफएसएच जो होता है वो एक्ट करता है हमारे सर्टोली सेल्स पे, जो अभी हमने सेल्स पढ़ के, सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है द सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स व्हिच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि जो सर्टोली सेल्स है वो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, और स्पर्मियोजेनेसिस इज रेगुलेटेड बाय एच, स्पर्मेटोजेनेसिस इज रेगुलेटेड बाय, तो अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए इस पर म्यूजेनेसिस इज रेगुलेटेड बाय, तो हमारे आंसर क्या होगा, एसएच। अगर पूछा जाए स्पर्मेटोजेनेसिस इज रेगुलेटेड बाय, आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे हॉर्मोन्स को जो हमारे हॉर्मोन्स है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में, फिर कुछ फैक्ट पढ़ेंगे, और फिर हम सीधे स्टार्ट करेंगे गैमेटोजेनेसिस फीमेल के रेस्पेक्ट में, oogenesis वाला जो पार्ट है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इफ यू डू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज कमेंट डाउन बिलो।